हेलो फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड नाइन्थ इंग्लिश मीडियम और गुजराती मीडियम में आज हम चैप्टर नंबर 18 और पोएम नंबर 20 के आशय स्पष्ट के बारे में देखेंगे। चैप्टर नंबर 18 जो बहुत ही हास्यास्पद चैप्टर माना जाएगा, संवाद भी किया गया है और उसके साथ साथ हमें थोड़ी बहुत हंसी भी आती है क्योंकि ऐसे भी कुछ लोग होते हैं। अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा, ये भी आपने कहावत के रूप में बात सुनी होगी, जो यहाँ आशय स्पष्ट के रूप में हमें समझाना है। गोवर्धन दास और नारायण दास जो ऐसे एक शिष्य थे कि उनके गुरु बहुत ही माने जाए तो ज्ञानी थे, लेकिन उसमें से नारायण दास उसका ज्ञान अपने अंदर समा लेता है या तो फिर ज्ञानी बन जाता है अपने गुरु के पास से सीखकर, लेकिन गोवर्धन दास थोड़ा अज्ञानी के रूप में यहाँ हमें देखने को मिलता है। जो एक मूर्ख इस चैप्टर में उसे कहा गया है क्योंकि वो छोटे बच्चे जो करते हैं उससे भी इतनी भी शायद बुद्धि नहीं है, ऐसा हम मानेंगे, क्योंकि नारायण दास गुरु के पास चला जाता है और गोवर्धन दास बहुत ही आलसी व्यक्ति है, इसलिए अंधेर नगरी उसे अच्छी लगती है और अंधेर नगरी में ही वो रह जाता है। लेकिन उसके साथ साथ उसे क्या भुगतना पड़ता है या तो फिर आलसी होने का परिणाम क्या होता है, वो चैप्टर के अंत में मालूम पड़ता है। यहाँ हम इस पंक्ति के द्वारा समझने का प्रयत्न करेंगे कि अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा का मतलब क्या होता है। तो मूर्ख राजा के राज्य में अच्छे, बुरे, साधारण, विशेष, उचित, अनुचित में कोई अंतर नहीं होता, अर्थात यह सारे शब्द विरुद्धार्थी है। अच्छे का विरुद्धार्थी बुरा, साधारण का विशेष, उचित का अनुचित, कोई अंतर न होना, यानी कि सब समान होते हैं। तो मूर्ख राजा के राज्य में अच्छे बुरे व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता, यानी कि दोनों को समान माना जाता है। साधारण व्यक्ति और विशेष व्यक्ति को भी समान माना जाता है और उचित अनुचित को सोचे बिना ही निर्णय लिया जाता है, जो बिल्कुल गलत है, क्योंकि राजा को शायद इतनी बुद्धि या तो फिर इतना ज्ञानी होता तो वो इन सारे शब्दों के अनुसार अच्छे बुरे व्यक्ति की पहचान होती, साधारण विशेष व्यक्ति को वो सम्मानित करता और उचित अनुचित जो व्यक्ति हैं या तो जो बातें या प्रसंग बनती है उनके लिए अच्छा न्याय भी करता। यह भी कुछ ऐसा ही प्रसंग हुआ है जिसके कारण बहुत सारे लोगों को वो अपने दरबार में बुलाता है, बारी बारी प्रश्न पूछता है, लेकिन फिर भी उसका हल नहीं निकलता और अंत में वो खुद ही फांसी पर चढ़ जाता है। खाजा जैसी महंगी मिठाई भी भाजी के भाव बेची जाती है। आप अगर बाजार से थोड़े बहुत परिचित हैं तो आपको मालूम होगा कि हम सब्जी के लिए जो भाजी घर में लाते हैं उसकी कीमत क्या होती है और जो महंगी मिठाई होती है उसकी कीमत क्या होती है। जबकि महंगी मिठाई 500 रुपये किलो तक की हमें मालूम है कि इतनी महंगी होती है, जबकि भाजी 10, 20 या 30 रुपये किलो मिलती है। तो यहाँ दोनों में फ़र्क कितना सारा है, लेकिन फिर भी यहाँ मूर्ख राजा है, उनकी प्रजा भी वैसे ही मूर्ख है क्योंकि उनकी छत्रछाया में रही है और उनके अज्ञान के कारण लोग की बुद्धि भी अज्ञानी हो गई है और वो दोनों ही चीज़ एक ही भाव बेचते हैं। न्याय अन्याय में भी कोई फर्क नहीं रखा जाता, यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने कुछ बुरा किया है तो उसके प्रति न्याय करना है, अन्याय करना है, उसमें कोई फर्क नहीं रह जाता। उनके हिसाब से वो न्याय अन्याय करते हैं। जो गलत आदमी छूट जाता है और जो सही आदमी होता है या सही इंसान जो होता है जिसने कोई गलती ही नहीं की, उसको शायद सजा मिल जाती है। राज्य में सब जगह अंधेर ही अंधेर दिखाई देता है, यानी कि अंधेर ही अंधेर नजर दिखाई देना, यानी कि चारों तरफ अज्ञान की बातें। मूर्ख राजा ने जैसा कहा है वैसा प्रजा करती है और कहीं भी न्याय की जैसी कुछ बात ही नहीं है। अच्छे बुरे का कोई फर्क मालूम नहीं है, इसलिए सारे राज्य के अंदर पूरा अंधेरा दिखाई देता है। कहीं भी
प्रकाशित बातें नहीं दिखाई देती। यहाँ अंधेर ही अंधेर उसका मतलब ये नहीं कि वहाँ कोई प्रकाश नहीं है, लेकिन लोगों के विचार में प्रकाश नहीं है। इसके लिए सारे लोग ऐसी बातों को सोचकर हमेशा राजा की बात सुनते हैं, और इसीलिए कहा गया है कि अंधेर नगरी चौपट राजा, कि यहाँ अंधेर नगरी है लेकिन उसका कारण चौपट राजा यानी मूर्ख राजा है। जहाँ पर टके शेर भाजी और टके शेर खाजा, तो यहाँ उसका दोनों का दाम एक समान है, इसलिए वहाँ का राज्य भी इस तरह से चल रहा है। तो आप इस प्रकार से पूरी बात को समझ गए हैं, और इस प्रकार आपको एग्ज़ाम में अगर लिखने के लिए कहा जाए तो आप अपने विचारों के आधार पर इस पंक्ति को समझा सकते हैं। सेकंड, राजा के जीते जी और कौन स्वर्ग जा सकता है, हमको फांसी चढ़ाओ जल्दी करो। अर्थात चैप्टर के लास्ट में सारी बातें समाप्त हो जाती है। नारायण दास और गोवर्धन दास जो दो गुरु के चेले थे या शिष्य थे, उसमें से गोवर्धन दास वहाँ रुक गया था और वही राजा की जाल में फंस गया था, मूर्ख राजा की जाल में। इसलिए जो गुरुजी है अंत में आते हैं अपने चेले को बचाने के लिए, और अपनी बुद्धि से वो अपने चेले को बचा लेते हैं, लेकिन राजा को फंसा देते हैं क्योंकि वो मूर्ख था। तो राजा अंत में यही विधान कहता है कि राजा के जीते जी और कौन स्वर्ग जा सकता है, क्योंकि उनको ऐसा था कि अभी इसी समय जो फांसी पर चढ़ेगा उसको स्वर्ग में जाने को मिलेगा। लेकिन स्वर्ग और नर्क की बातें, या तो दोनों में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंट होता है, वो उसको नहीं मालूम है। इसलिए वो इतनी जल्दी करता है कि खुद फांसी पर चढ़ने के लिए उतावला बन जाता है। हमको फांसी चढ़ाओ जल्दी करो, यानी खुद ही मृत्यु को अपने हाथ से स्वीकार करता है और खुद फांसी पर जल्दी चढ़ने के लिए तैयार हो जाता है। राजा को बताया गया है कि फांसी पर चढ़ने की वह बहुत शुभ घड़ी है, यानी कि सामान्य अगर आदमी होता है, अगर वो पढ़ा लिखा नहीं होता या तो फिर अनपढ़ होता है, उसको भी ये मालूम है कि मरने के लिए कोई घड़ी शुभ नहीं होती, क्योंकि मृत्यु की घड़ी ही बहुत ही अशुभ होती है। क्योंकि एक आत्मा चली जाती है, एक परिवार का मेंबर चला जाता है, तो वो कौन सी घड़ी होगी जो शुभ मानी जाएगी। तो यहाँ राजा इतना मूर्ख है कि छोटे बच्चे या तो अनपढ़ व्यक्ति से भी नीचे गिरा हुआ है, जो उस समय को बहुत ही अच्छा मानता है, शुभ मानता है, और कहता है कि मैं फांसी पर चढ़ गया तो मुझे स्वर्ग में जगह मिल जाएगी। उस समय फांसी पर चढ़ने वाला सीधा स्वर्ग जाएगा, यानी कि फांसी पर चढ़कर वो सीधा स्वर्ग जाने के लिए सोचता है। मूर्ख राजा स्वर्ग के लालच में आ गया, और मूर्ख था इसलिए उसको लगता था कि अभी मैं शायद फांसी पर चढ़ जाऊंगा तो मुझे स्वर्ग में जगह मिल जाएगी, इसलिए वो स्वर्ग में चला जाता है, क्या सोचकर कि वो फांसी पर चढ़ गया और अभी उसकी मृत्यु हो गई तो वो स्वर्ग चला जाएगा। बुद्धि विवेक का उसमें घोर अभाव था, यानी कि उसमें नहीं ज़्यादा बुद्धि थी, ना कोई प्रकार का विवेक था। घोर अभाव यानी कि बहुत बड़ा अभाव, यानी कि उसमें ये दोनों चीज में से एक भी थोड़ी सी भी चीज नहीं थी, क्योंकि वो बहुत ही मूर्ख था। हाँ, किसी की बात को वो तुरंत स्वीकार कर लेता था, तुरंत मान लेता था, और इसी कारण वो मूर्ख माना जाता था। महंत की चाल में फंसकर वह फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हो गया। उसकी मूर्खता ही उसकी राजहट बन गई, यानी कि महंत की एक चाल थी अपने शिष्य को बचाने के लिए, अपने चेले को बचाने के लिए, गोवर्धन दास को। इसलिए उनकी चाल में वो फंसा देता है और फांसी पर चढ़ने के लिए मूर्ख राजा तैयार हो जाता है, और उसकी मूर्खता की राजहट बन जाती है। अर्थात जो राजा मूर्ख था अपनी मूर्खता को बताता है, उसकी हट उसकी जीत को पूरी करता है, और खुद ही वहाँ स्वर्ग में जाने के लिए फांसी पर खुद ही आरोपी बनकर चढ़ जाता है। तो इस प्रकार इस विधान को आप अपने विचारों के आधार पर विस्तार से भी लिख सकते हैं। पोएम नंबर 20, धरती की शान। धरती की शान के अंदर बहुत अच्छी अच्छी बातें धरती के रूप में, या तो धरती पर किस प्रकार के लोग रहते हैं,
जो हम बिल्कुल नहीं सोचते हैं कि धरती इतनी अच्छी है, या तो फिर धरती के बारे में इतनी सारी कविताएं या तो फिर कवियों ने बातें लिखी है, जो हम धरती की शान के काव्य के आधार पर दो विधानों को डिटेल में समझेंगे। फर्स्ट, गुरु सा मतिमान, पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। गुरु सा मतिमान, गुरु हमेशा कैसे होते हैं? ज्ञानी होते हैं। पवन सा गतिमान, और पवन से तेज कोई चीज नहीं होती। एरोप्लेन, प्लेन, हेलीकॉप्टर से भी ज्यादा तेज कौन है? पवन है। तो गुरु सा मतिमान, गुरु बुद्धिमान है और पवन से ज्यादा गति को किसी की भी नहीं है। तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। नभ यानी आकाश, गगन, उससे भी ऊंची उड़ान है। किसकी? मनुष्य की। यानी कि मनुष्य इस धरती पर सर्वश्रेष्ठ है। बहुत सारे सजीव हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ और सामाजिक प्राणी अगर माना जाए तो वो कौन है? एक मनुष्य है। तो मनुष्य को इतना महान कवि ने माना है और अलग अलग पंक्तियों में उसकी प्रशंसा की है। उसमें से हम दो पंक्तियों को आज समझेंगे, जो दो पंक्तियों का आशय स्पष्ट एग्जाम के लिए आपको रेडी करना है। इसका अर्थ इस प्रकार है कि मनुष्य के पास बुद्धि की कमी नहीं है, यानी कि हर एक इंसान एक जैसा दिखता है, सिर्फ उसका चेहरा अलग है। उसके हिसाब से हम तय करते हैं कि ये कौन सा आदमी है। अर्थात उसकी हाइट, उसका कलर सब थोड़ा बहुत चेंज है, लेकिन मनुष्य की रचना जो ईश्वर ने की है वो एक समान की है। सबके पास सेम, जो दो आँख, नाक, कान, हार्ट, माइंड सब दिया है, लेकिन उसका अलग अलग जगह पे लोग विकसित करते हैं। किसी को अच्छा खेलना लगता है तो उसका विकास वहाँ हो गया, उसकी बुद्धि वहाँ चली गई। कोई अच्छी पढ़ाई कर लेता है, कोई अच्छी खोज करता है, कोई अच्छी रसोई बनाता है। ये सारी अलग अलग बातें हैं, इसके आधार पर उसका माइंड डाइवर्ट हो जाता है। तो मनुष्य के पास बुद्धि की कमी नहीं है, ये तो तय हो गया, लेकिन वो वहाँ या तो फिर मनुष्य किस जगह पे अपने बुद्धि का उपयोग करता है, उसको यूज करता है, ये देखना है। उसके पास बृहस्पति जैसी प्रतिभा है। बृहस्पति एक श्रेष्ठ गुरु थे, जो ऐसी प्रतिभा भी उसमें है, वो उनके जैसा बन सकता है। कब? जब वो इतनी मेहनत करेगा तब। वह वायु जैसी गति रखता है, उसमें वायु यानी पवन जैसी गति भी है, लेकिन उसके लिए भी उसको मेहनत करनी पड़ेगी। वह चाहे तो आकाश से भी ऊंचा उठ सकता है, यानी कि उनकी प्रतिष्ठा या तो उनका नाम इतना ऊंचा हो कि सब उनको जानने लगे। जैसे कि धीरूभाई अंबानी, जो सारे छोटे बच्चों को भी पूछो तो भी उनको मालूम है कि वो कौन है। तो ये भी एक बात हुई कि आकाश से भी ऊंचा उठना। कवि कहना चाहते हैं कि यदि मनुष्य अपने अंदर छिपी शक्तियों को जागृत कर ले तो उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यानी कि मनुष्य अपने अंदर छिपी शक्तियों को जागृत कर सके या तो फिर अपनी शक्ति को जगा ले, तो उसके लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। यानी कि सब वो संभव कर सकता है, चाहे उसे कोई भी ग्रह पर जाना हो, किसी भी वस्तु की खोज करनी हो, एवन लाना हो, या तो फिर कोई भी क्षेत्र के अंदर फर्स्ट आना हो, तो ये उसकी अपनी शक्ति है। जो छिपी हुई शक्ति को उसको जागृत करना है, बाहर लाना है, उसके लिए मेहनत करना है, तब जाकर वो सारी चीज को हासिल कर सकेगा। तो मनुष्य इतना श्रेष्ठ है, तो आपको भी इस पंक्ति में से कुछ संदेश मिलता है कि हम भी हमारी छिपी हुई शक्तियों को बाहर निकालें और हम भी ऐसे कुछ लोगों में गिने जाए जो सबके नाम टॉप पर होते हैं। सेकंड, धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। अर्थात धरती की तू शान है और भारत की संतान है, क्योंकि भारत देश के अंदर तेरा जन्म हुआ है। तू भारत की संतान है। बाद में अपने माता पिता की या कोई परिवार से वो जुड़ता है, लेकिन सबसे पहले वो इंडियन है। धरती की शान यानी कि हर एक इंसान धरती की शान होती है, क्योंकि ईश्वर ने जब उन्हें जन्म दिया तब वो
किस रूप में धरती पर आकर अपना नाम कमाएगा, ये सारी शक्ति ईश्वर उसे देता है। तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, तेरी मुट्ठी में सारा तूफान भरा हुआ है, उसको तू तूफान में भी ला सकता है और अपनी मुट्ठी में बंद भी कर सकता है। अर्थात प्रत्येक भारतवासी महान है, अर्थात कि भारत में रहने वाला कोई भी मनुष्य हो, सब प्रत्येक माने एक एक जो मनुष्य है वो सब महान है। उसमें अनंत शक्तियाँ छिपी हुई है। वह अपने आप में तूफान जैसी शक्ति रखता है, यानी कि हमारे अंदर बहुत सारी अनंत शक्तियाँ जिसका कभी भी अंत ना हो, अनंत शक्तियाँ छिपी हुई है। वह अपने आप में तूफान जैसी शक्ति रखता है। वह चाहे तो उसकी उपलब्धियाँ धरती का गौरव बन सकती है, यानी कि अपनी शक्ति को का उपयोग करके वो सारी उपलब्धियां यानी कि हर सिद्धि को प्राप्त करके उस धरती का गौरव बन सकता है, धरती का नाम रोशन कर सकता है। तो इस प्रकार हमने दो पंक्तियां देखी धरती की शान में। जो आप एक मनुष्य हैं तो मनुष्य किस हद तक अनंत शक्तियों में छिपा हुआ है, जो अपनी शक्ति को जगाकर अपने लिए भी वो कुछ करे। यही संदेश हमें इस काव्य द्वारा मिलता है और अपने शब्दों में आप इसको समझा भी सकते हैं। ओके, थैंक यू।